So good evening, guys. Am I audible? Okay. तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 सेशंस किए हैं, जिसमें फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने सॉफर कैसे निकालते हैं, पीरियोडिक सॉफर, वो डिस्कशन किया था। ठीक है, सिंपल एवरेज, कंपाउंड एवरेज, और उसके बाद बहुत सारे कन्वेंशंस किए थे। सेकंड क्लास में जो वर्किंग ग्रुप का पेपर है, राइट, विद एक्सेल शीट, उसको हमने पूरा सॉल्व किया था, बिकॉज सारे बैंक्स उसी को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉफर डेरिवेटिव्स को डिस्कस किया था। सॉफर फ्यूचर्स हो गए, सॉफर स्वैप्स हो गए। आज आज हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन पे जा रहे हैं, विच इज फॉल बैक मैकेनिज्म, राइट। सो व्हाट इज दिस फॉल बैक? इजडा फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब क्या है, उसको समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि हमारे दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एक तो सपोज 2021 में लिबर डिसकंटिन्यू हुआ। डिसकंटिन्यू हुआ मतलब लिबर पब्लिश ही नहीं होगा, तो अपने आप ही वो डिसकंटिन्यू हो गया। तो 2021 के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, उसमें तो ऑटोमेटिकली रेफरेंस किसका होगा? सॉफर का होगा, या कोई और रेट भी हो सकता है। सॉफर वाज जस्ट अ रिकमेंडेशन। ये चीज समझना, कभी भी ये फोर्स नहीं आपके ऊपर किया गया कि अगर आप लिबर यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको सॉफर ही यूज करना है। सपोज मैं यूएस की बात कर रहा हूं, आप जो मर्जी कोई और रेट यूज कीजिए, आप फेडरल फंड रेट यूज कीजिए, राइट, बट सॉफर वाज रिकमेंडेड रेट। नाउ जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसमें तो ऑटोमेटिकली जो रेफरेंस किया गया वो किया गया इन रिस्पेक्ट ऑफ सॉफर। बट जो लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, लेगेसी मतलब जो ऑलरेडी 2021 से पहले एंटर हो चुके थे कॉन्ट्रैक्ट्स, बट उनका मेच्योरिटी इज आफ्टर 2021। फॉर एग्जांपल, एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था 2018 में और वो 2030 तक चलने वाला है। नाउ स्टैंडिंग एट 2021, दिस इज अ लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट। ये एक लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट है। लेगेसी मतलब एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो कंटिन्यू करेगा इवन आफ्टर लिबर डिसकंटिन्यूएशन, राइट। तो लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आपको एक फॉल बैक मैकेनिज्म चाहिए। आपको इंग्लिश मीनिंग इसका समझ में आ रहा होगा। फॉल बैक मतलब कि आपके पास क्या सपोर्ट है कि कल को अगर लिबर डिसकंटिन्यू हो गया तो आप कहां जाके गिरोगे, राइट। आप क्या चीज यूज करोगे? विच रेट विल एक्ट एज अ बैकिंग रेट इन केस लिबर इज डिसकंटिन्यूड। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड फॉल बैक मैकेनिज्म। फॉल बैक मैकेनिज्म, राइट। तो फॉल बैक क्या होता है? Fallback language refers to the contractual provisions that lay out the process through which a replacement rate can be identified if a benchmark is no longer available. अगर benchmark available नहीं है, अगर लिबर available नहीं है, तो उस केस में fallback language का मतलब क्या है कि क्या contractual provisions होंगे, राइट। ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस जो आपको प्रोसेस बताएंगे जिससे हम रिप्लेसमेंट रेट को आइडेंटिफाई करेंगे इन केस लिबर इज नो लॉन्गर अवेलेबल, right. In other words, the fallback language within a contract acts as how to guide for identifying and selecting replacement rates should the original benchmark be unavailable, right. तो fallback language का मतलब क्या है? वो एक हाउ टू गाइड है जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपको रिप्लेसमेंट रेट को सेलेक्ट करना है अगर आपका ओरिजिनल बेंचमार्क अवेलेबल नहीं है तो, राइट। एंड ऑब्वियसली आपका जो फॉल बैक लैंग्वेज है दैट शुड बी रॉबस्ट। रॉबस्ट का मतलब क्या है? रॉबस्ट फॉल बैक लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स टू एनेबल अ स्मूथ ट्रांजिशन इन द इवेंट ऑफ अ बेंचमार्क टर्मिनेशन इवेंट। रॉबस्ट का मतलब क्या? रॉबस्ट का मतलब है एक फॉल बैक जो कि ऑब्वियसली सपोर्टेड है बाय फैक्ट्स। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपका फॉल बैक ऐसा है कि वो होने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट अनफेयर हो जा रहा है आइदर फॉर लेंडर और फॉर बोरोवर। तो वैसा नहीं होना चाहिए, एक रॉबस्ट फॉल बैक होना चाहिए। सेकेंडली, एक रॉबस्ट फॉल बैक लैंग्वेज होनी चाहिए, मतलब क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए कि हाँ इस दिन से लिबर डिसकंटिन्यू होगा, या किसी भी दिन अगर लिबर डिसकंटिन्यू हुआ या बेंचमार्क डिसकंटिन्यू हुआ तो उस केस में इस बेसिस पे रिप्लेसमेंट रेट को आइडेंटिफाई किया जाएगा। वो लैंग्वेज बहुत क्लियर होनी चाहिए, राइट। और वो जो लैंग्वेज है क्लियर होने के साथ साथ जो भी आप रिप्लेसमेंट रेट को वहां पर एज अ फॉल बैक बोल रहे हैं उसका एक प्रीमाइसिस होना चाहिए, ठीक है। एंड दैट शुड इंश्योर दैट द
कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल बेंचमार्क इज फेयर। वो कॉन्ट्रैक्ट आपका फेयर रहना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं है किसी को फायदा हो रहा है किसी को नुकसान हो रहा है। बाय रॉबस्ट वी मीन लैंग्वेज दैट डिफाइंस एन अनएम्बिग्युअस एंड एक्शनेबल पाथ टू बेंचमार्क रिप्लेसमेंट। नाउ ये फॉलबैक लैंग्वेज के 3 कंपोनेंट्स है, ये आपको याद रखने, ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि फॉलबैक लैंग्वेज में क्या क्या चीजें हैं। तो फॉलबैक लैंग्वेज में 3 कंपोनेंट्स है, क्या क्या? एक तो ट्रिगर इवेंट्स क्या होंगे, बेंचमार्क रिप्लेसमेंट और बेंचमार्क रिप्लेसमेंट एडजस्टमेंट। क्या? ट्रिगर इवेंट्स, बेंचमार्क रिप्लेसमेंट और बेंचमार्क रिप्लेसमेंट एडजस्टमेंट। ट्रिगर इवेंट का मतलब क्या है? ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जो ट्रिगर करेंगे बेंचमार्क का रिप्लेसमेंट, राइट? आउटलाइन द सर्कमस्टांसेस दैट इनैक्ट द नीड ऑफ बेंचमार्क रिप्लेसमेंट। तो यू हैव टू गिव ट्रिगर इवेंट्स। सपोज ट्रिगर इवेंट्स क्या हो गया कि वर्ल्ड वाइड ये डिसाइड किया गया कि लिबर सेसेशन हो जाएगा, लिबर को 2021 के बाद पब्लिश नहीं करेंगे। नाउ दिस इज अ ट्रिगर इवेंट, दिस इज अ ट्रिगर इवेंट जिसके कारण आपको बेंचमार्क को रिप्लेस करना ही पड़ेगा। सो आउटलाइन द सर्कमस्टांसेस दैट इनैक्ट द नीड ऑफ बेंचमार्क रिप्लेसमेंट। सेकंड क्या है? बेंचमार्क रिप्लेसमेंट, यू हैव टू आउटलाइन द पाथ टू आइडेंटिफाई रिप्लेसमेंट रेट। आप कैसे रिप्लेसमेंट रेट को आइडेंटिफाई करोगे वो आपको उसका प्रोसेस बताना है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फॉलबैक लैंग्वेज। एंड तीसरा है बेंचमार्क रिप्लेसमेंट एडजस्टमेंट। क्या आपको कोई एडजस्टमेंट भी करना है? यू हैव टू आइडेंटिफाई एनी स्प्रेड एडजस्टमेंट to account for differences between the original rate and the replacement rate। क्योंकि मैंने क्या बोला कि आपका जो भी फॉल बैक है वो फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्या हो जा रहा है, अनफेयर हो जा रहा है। दैट इज नॉट अ प्रॉपर रॉबस्ट फॉल बैक, राइट? सो फॉल बैक लैंग्वेज में 3 चीजें इसको याद रखना है आपको। वन इज ट्रिगर इवेंट्स। क्या ट्रिगर इवेंट्स है जिसके कारण बेंचमार्क रिप्लेसमेंट का बात आ रहा है? बेंचमार्क रिप्लेसमेंट, क्या पाथ फॉलो किया जाएगा रिप्लेसमेंट रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट? और क्या आपको कोई एडजस्टमेंट करना है, कोई स्प्रेड वगैरह ऐड करना है? आप लिबर की जगह सॉफर में आ रहे हैं तो क्या सॉफर में कुछ स्प्रेड ऐड करना है? तो दैट इज योर रिप्लेसमेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। व्हाट इफ द लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैव फॉलबैक प्रोविजन? सचिन ऐसा नहीं है, लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी आपके थे, अगर वो नहीं था कोई फॉलबैक प्रोविजन तो आपको फॉलबैक बना के देना था, राइट? ये 2021 से पहले से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि 2021 में खड़ा होकर बोल दिया आज से हमारा लिबर सेसेशन हो रहा है तो कल से आपको किसी और रेट में जाना होगा। ऑलरेडी 2017, 18, 19 से काम चल रहा है कि 2021 से डिसकंटिन्यू होगा। इज दैट क्लियर? सो अगर फॉलबैक्स लैंग्वेज मिसिंग थी तो वो फॉलबैक लैंग्वेज डालनी थी, उस वो टाइमलाइन दी गई थी क्योंकि 2021 में सबको पता है सेसेशन हो जाएगा, तो उसके पहले ही यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड। इज दैट क्लियर? ओके, आगे क्या है? नाउ आपके 2 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, वन इज डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स एंड वन इज कैश प्रोडक्ट्स। डेरिवेटिव्स एंड कैश प्रोडक्ट्स। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आपके कौन एडमिनिस्टर करता है? इस्डा, आपको पता ही है, ठीक है? इस्डा। एंड कैश प्रोडक्ट्स के लिए यू हैव ARRC। इस्डा का फुल फॉर्म क्या है? इस्डा का फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। इस्डा एंड ARRC सुना होगा आपने। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए इस्डा, इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन, राइट? और ARRC, ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट कमिटी, राइट? ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट कमिटी कैश प्रोडक्ट्स के लिए। तो आपको इस्डा गाइडलाइंस को फॉलो करना है डेरिवेटिव प्रोडक्ट के लिए एंड आपको ARRC को फॉलो करना है कैश प्रोडक्ट्स के लिए। नाउ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में क्या बोला गया? इस्डा ने क्या गाइडलाइन की कि आपको लिबर की जगह यूज करना है सॉफर कंपाउंडेड इन अरियर्स। ऑब्वियसली सॉफर इज ओवरनाइट रेट, तो कंपाउंडेड इन अरियर्स प्लस यू हैव टू यूज हिस्टोरिकल मीडियन स्प्रेड। ये स्प्रेड का डिस्कशन अभी इलैबोरेटली करूंगा, बट आपको हिस्टोरिकल मीडियन स्प्रेड यूज करना है बिकॉज मैंने आपको लास्ट सेशंस में भी बताया है कि आप लिबर को सीधा सॉफर से रिप्लेस नहीं कर सकते बिकॉज लिबर इज एन अनसिक्योर्ड रेट while SOFR is a risk free rate। तो वहां पर लिबर एंड सॉफर आर नॉट डायरेक्टली कंपेरेबल। आपको सॉफर में एक स्प्रेड ऐड करना ही होगा टू मेक इट कंपेरेबल विद लिबर। तो दैट इज योर हिस्टोरिकल मीडियन स्प्रेड। इसका डिस्कशन अभी कर रहा हूं 5-10 मिनट्स में।
कैश प्रोडक्ट्स के लिए एक डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, आपको एक हार्ड वायर्ड अप्रोच मिली है। मतलब आपको, आप ऐसा बोल सकते हो कि यू कैन आइदर फॉलो दिस अप्रोच और दिस और दिस और दिस और दिस, वाटरफॉल मान लो, राइट। तो सबसे पहले टर्म्स ऑफर प्लस स्प्रेड यूज कर लो। टर्म्स ऑफर क्या होता है, क्या आपको पता है? अभी तक आपको नहीं पता, मैंने टर्म्स ऑफर का डिस्कशन किया ही नहीं। मैंने आपको सिंपल एवरेज सॉफर बताया है, मैंने आपको कंपाउंडेड एवरेज सॉफर बताया है, मैंने आपको कंपाउंडेड एवरेज इन अरियर्स बताया है, मैंने आपको कंपाउंडेड इन एडवांस बताया है, राइट। बट अभी तक मैंने आपके साथ टर्म्स ऑफर का डिस्कशन किया ही नहीं। तो टर्म्स ऑफर क्या होता है अभी डिस्कशन करेंगे। टर्म्स ऑफर प्लस स्प्रेड। दूसरा, कंपाउंडेड और सिंपल एवरेज सॉफर प्लस स्प्रेड। तीसरा, रेलेवेंट गवर्नमेंट बॉडी सेलेक्टेड रेट प्लस एडजस्टमेंट। ये सब क्या है? ये सब रिकमेंडेशंस है। देखो, कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप कॉन्ट्रैक्ट में ये रेट यूज करो, राइट। कोई भी कमिटी आपको ये फोर्स नहीं कर सकती, बिकॉज ये कोई लीगल गाइडलाइंस थोड़ा है, ये कोई बाजल थोड़ा है, कोई रेगुलेशंस थोड़ा है। ये सारे क्या है? ये रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कि या तो ये कर लो, या ये यूज कर लो, या ये यूज कर लो, एंड सो ऑन। सो रेलेवेंट गवर्नमेंट बॉडी सिलेक्टेड रेट प्लस एडजस्टमेंट। इजडा फॉल बैक रेट प्लस एडजस्टमेंट। तो एआरआरसी बोल रहे हैं जो इजडा ने यूज किया वो यूज कर लो। इशुअर सेलेक्टेड रेट प्लस एडजस्टमेंट, जिसमें भी आप अपने काउंटर पार्टीज के साथ नेगोशिएट कर पाओ एंड उनको एग्री करवा पाओ, आप उस रेट को यूज कर सकते हो। वी डोंट हैव एनी इशू इन दैट, राइट। सो ऑल दीज आर रिकमेंडेशंस, इसको हार्ड वायर्ड अप्रोच बोलते हैं। और एक है आपका अमेंडेड अप्रोच। अमेंडेड अप्रोच में क्या है? जो आपके बायलैटरल एंड सिंडिकेटेड लोन होते हैं। सिंडिकेटेड मतलब एक बैंक लोन नहीं दे रहा, 4-5 बैंक मिलके लोन दे रहे हैं, इतना बड़ा लोन है। सो बायलैटरल एंड सिंडिकेटेड। बायलैटरल मतलब दो काउंटर पार्टीज है, सिंपल। एंड सिंडिकेटेड मतलब दो से ज्यादा काउंटर पार्टीज है, बिकॉज बहुत सारे लोग मिलके लोन दे रहे हैं। सो वहां पर लेंडर जो है, लेंडर में प्रपोज अ रिप्लेसमेंट रेट प्लस एडजस्टमेंट। ऑब्वियसली सिंस सिंडिकेट इन्वॉल्व है तो सारे बोरोवर्स का और लेंडर्स का कंसेंट लगेगा, राइट। तो दिस इज योर हार्ड वायर्ड अप्रोच, दिस इज योर अमेंडेड अप्रोच। यहां पे जो हर जगह स्प्रेड का बात कर रहे हैं ना, या एडजस्टमेंट का बात कर रहे हैं, वो स्प्रेड के लिए भी अलग से हार्ड वायर्ड अप्रोच है। क्या हार्ड वायर्ड अप्रोच है? आप स्टैटिक स्प्रेड यूज कर लो, हिस्टोरिकल मीडियन, या आप इजडा फॉलबैक स्प्रेड यूज कर लो। बट इजडा ने तो खुद हिस्टोरिकल मीडियन बोला है, राइट। बट अगर इजडा कुछ और बोलता है कल को, तो यहाँ पे दिया हुआ है रिकमेंडेशन में इजडा फॉलबैक यूज कर लो। अगर कल को इजडा चेंज करता है, अभी तो आपके लिए फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट सेम ही है, बिकॉज इजडा ने भी क्या दिया है? हिस्टोरिकल मीडियन, राइट। या अदर सेलेक्टेड एडजस्टमेंट बाय इशुअर। आप देख रहे हैं इशुअर कोई और एडजस्टमेंट यूज कर सकता है, उसका मन। तो ऑल दीज आर रिकमेंडेशंस ओनली, कोई भी ये नहीं बोलेगा ये कंपल्शन है, ठीक है। यहां पे क्या बोला हुआ है? फॉर FRN फ्लोटिंग रेट नोट्स इंक्लूडिंग ABS एंड कॉर्पोरेट लोन्स, स्प्रेड एडजस्टमेंट टू अकर इंस्टेंटेनियसली। मतलब जैसे ही लिबर सेसेशन होगा उसके बाद स्प्रेड एडजस्टमेंट इंस्टेंटेनियस होगा। लेकिन कंज्यूमर लोन्स के लिए, मॉर्गेजेस के लिए 1 साल का ट्रांजिशन पीरियड रखा गया, वेयर स्प्रेड एडजस्टमेंट इज लीनियरली इंटरपोलेटेड। ठीक है, इसका डिस्कशन अभी करेंगे, बट पहले स्प्रेड का डिस्कशन करते हैं। आपको एक आइडिया लग गया। सबसे पहले लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए फॉलबैक का बात कर रहे हैं। फॉलबैक मतलब आप एक गाइड प्रोवाइड कर रहे हो कि कैसे आप रिप्लेसमेंट रेट को आइडेंटिफाई करोगे और सेलेक्ट करोगे, राइट। और आपका जो फॉलबैक लैंग्वेज है वो रॉबस्ट होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, और एक एक्शनेबल पाथ होना चाहिए कि हाँ ये करेंगे, ज्ञान नहीं देना वहां पर, वी हैव टू फॉलो दिस, ये बात करेंगे, ठीक है। फॉलबैक लैंग्वेज में 3 कंपोनेंट्स है, ट्रिगर इवेंट्स, बेंचमार्क रिप्लेसमेंट और बेंचमार्क रिप्लेसमेंट एडजस्टमेंट। क्या इवेंट्स है जिसके कारण एक बेंचमार्क रिप्लेसमेंट की बात होगी? बेंचमार्क रिप्लेसमेंट जो आपको आइडेंटिफाई करना है उसका पाथ क्या रहेगा? एंड तीसरा, क्या आपको कोई एडजस्टमेंट करने का जरूरत है? जैसे लिबर और सॉफर कंपेरेबल नहीं है तो वहां पे आपको एक स्प्रेड का एडजस्टमेंट करना होगा, राइट। नाउ हमारे 2 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स और कैश प्रोडक्ट्स। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को के लिए हमें इजडा गाइडलाइंस को फॉलो करना है, एंड कैश प्रोडक्ट्स के लिए हमें ARRC गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो इजडा ने क्या बोला है कि आप सॉफर यूज करो, कंपाउंडेड इन अरियर्स, प्लस यूज अ हिस्टोरिकल मीडियन स्प्रेड। ये स्प्रेड का डिस्कशन अभी और कर रहा हूं, राइट। कैश प्रोडक्ट्स में बहुत सारी अप्रोचेज है, टर्म सॉफर यूज कर सकते हैं, कंपाउंडेड और सिंपल एवरेज सॉफर यूज कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट बॉडी का रेट है, जो लोकल बॉडी है आपकी, उसने कोई रेट दिया है उसको यूज कर सकते हैं, इजडा फॉलबैक रेट यूज कर सकते हैं, राइट। या इशुअर मन से कोई रेट
सेलेक्ट कर सकता है, अगर वो सामने वाले काउंटर पार्टी को एग्री करवा पा रहे हैं उस रेट के लिए तो कोई इशू नहीं है, राइट। तो ऑल दीज आर रिकमेंडेशंस ओनली। हाँ, बायलैटरल और सिंडिकेटेड लोन के लिए एक अमेंडेड अप्रोच है जिसमें लेंडर, जैसे यहाँ पे तो क्या है बोल रहा है टर्म्स ऑफर यूज करो, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है लेंडर खुद से प्रपोज कर सकता है एक रिप्लेसमेंट रेट और एडजस्टमेंट, बट यस उसमें आपको बोरोवर्स की और लेंडर्स की कंसेंट लगेगी, राइट। एंड देन स्प्रेड में आपका अगेन हार्डवायर्ड अप्रोच है, आप स्टैटिक स्प्रेड यूज कर सकते हो, हिस्टोरिकल मीडियन। स्टैटिक का मतलब क्या उसका और डिटेल में मीनिंग अभी देखेंगे। इजडा फॉलबैक यूज कर सकते हो, बट इजडा फॉलबैक तो खुद ही हिस्टोरिकल मीडियन है, तो अभी आपके लिए फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सेम हो गया। एंड थर्ड इज अदर सेलेक्टेड एडजस्टमेंट बाय इश्यूअर, वही बारी बारी घूम के बोल रहा हूं कि इश्यूअर खुद से सेलेक्ट कर सकता है बिकॉज ऑल दीज आर जस्ट रिकमेंडेशंस। इज दैट क्लियर? इज दिस एंटायर स्लाइड क्लियर? क्लियर है ये? तो मैं स्प्रेड के ऊपर मूव करूं, क्लियर है? तो लेट मी मूव टू स्प्रेड नाउ। सबसे पहली बात है ये क्रेडिट स्प्रेड होता क्या है? क्रेडिट स्प्रेड का मतलब है कंपनसेशन फॉर क्रेडिट रिस्क एंड काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क, राइट। अगर मैं बात करूंगा क्रेडिट स्प्रेड निकालने की तो तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक होता है आपका नॉन ट्रेडेड क्रेडिट रिस्क कैश इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि बायलैटरल लोन हो गया या सिंडिकेटेड लोन्स हो गए, राइट। तो ये तो आपके कैश इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये कोई डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट थोड़ा है। तो इसमें अगर आपको क्रेडिट स्प्रेड निकालना है, क्रेडिट स्प्रेड इज द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्टिंग, तो वो कैसे निकालोगे आप? पीडी इंटू एलजीडी करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इंटू लॉस गिवन डिफॉल्ट। So for non-traded credit risk cash instruments like bilateral and syndicated loans, we have to simply find out the credit spread as PD into LGD. ठीक है? जो आपके ट्रेडेड कैश इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, उसमें आप क्रेडिट स्प्रेड कैसे निकालते हो? You find out the difference between YTM and risk free rate, right? YTM is yield to maturity. तो जो दोनों का डिफरेंस होता है derived spread that shows the credit risk of the counterparty, right? That shows the credit risk of the counterparty. But yes, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट में फर्क क्या है? ये जो बॉन्ड्स वगैरह हैं ये आपके फंडेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नाउ फंडेड इंस्ट्रूमेंट्स में आप 2 साल के लिए बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो या 5 साल के लिए कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका स्प्रेड एडजस्ट होता है। तो कहना इससे स्प्रेड ऑल्सो कंटेन अ टर्म लिक्विडिटी प्रीमियम, स्प्रेड में एक लिक्विडिटी प्रीमियम भी घुसा हुआ है। यस, स्प्रेड में एक लिक्विडिटी प्रीमियम भी घुसा होता है। क्रेडिट रिस्क तो घुसा ही होता है, तो जब मैं YTM माइनस RF करता हूं तो क्रेडिट रिस्क तो घुसा ही हुआ है, बट जो आपके फंडेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक बॉन्ड्स, इसमें पैसा इन्वॉल्व है, तो वहां 2 सालों का लिक्विडिटी वर्सेस 5 सालों का लिक्विडिटी दोनों में अलग अलग फैक्टर्स है, तो वहां पर एक टर्म लिक्विडिटी प्रीमियम भी अंदर में घुसा होता है। तो द पॉइंट इज YTM माइनस RF इज नॉट द प्योर क्रेडिट स्प्रेड, यू कैन से, राइट। तीसरा हो गया आपका ट्रेडेड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप तो आपको पता ही है, दीज आर इंश्योरेंसेस। जो आप बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, आपको डर लगता है कि जो बॉन्ड इश्यूअर है वो डिफॉल्ट कर देगा, तो यू कैन बाय इंश्योरेंस इन द फॉर्म ऑफ CDS। तो जो CDS का स्प्रेड होता है वो तो ऑब्वियसली प्योर क्रेडिट स्प्रेड है, वो क्या शो करता है? क्रेडिट रिस्क ऑफ द काउंटर पार्टी, राइट। तो ये आपका क्रेडिट स्प्रेड का एक बहुत बेसिक डिस्कशन मैं कर रहा हूं। अब अपने आते हैं लिबर के कंटेक्स्ट में हमारे लिए क्रेडिट स्प्रेड क्या इंपॉर्टेंट है। पहली बात है क्रेडिट स्प्रेड का नीड क्या है स्विचिंग के टाइम पे, जो हमने यहां पे बोला ना इस स्लाइड में, क्या बोला हमने कि वी नीड अ बेंचमार्क रिप्लेसमेंट एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट का नीड क्या है? ये स्प्रेड का बात क्यों उठ रहा है, पहले वो डिस्कशन हम लोग करते हैं। नीड ऑफ क्रेडिट स्प्रेड वाइल स्विचिंग, आपका एक लिबर है, आपका एक AR है, ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। नाउ लिबर इज इंटरबैंक होलसेल बोरोइंग और लेंडिंग रेट्स कोटेड बाय हाई क्रेडिट क्वालिटी बैंक्स। आपको पता है कि जो लिबर रेट होता है दैट इज द इंटरबैंक रेट, नाम में क्या है? इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, राइट, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। तो बड़े बड़े बैंक्स आपस में जिस रेट पे बोरोइंग एंड लेंडिंग करते हैं दैट इज योर लिबर। बड़े बड़े बैंक्स का मतलब क्या है? हाई क्रेडिट क्वालिटी बैंक्स जिनका क्रेडिट क्वालिटी AAA एंड अबव है। ARR क्या है? These are derived from nearly risk-free transactions in cash borrowing markets. तो लिबर वर्सेस ARR में लिबर is the interbank wholesale borrowing or lending rates quoted by high credit quality banks.
while ARR is derived from nearly risk-free transactions in cash borrowing markets. मुझे बताओ, हाई क्रेडिट क्वालिटी बैंक्स एंड रिस्क फ्री क्या दोनों सेम चीजें हैं? हाई क्रेडिट क्वालिटी बैंक्स एंड रिस्क फ्री क्या दोनों सेम चीजें हैं? नहीं, हाई क्रेडिट क्वालिटी नो डाउट है, बट कहीं ना कहीं फिर भी एक क्रेडिट रिस्क एलिमेंट तो घुसा हुआ है उसके अंदर, राइट? देयर इज सम रिस्क. रिस्क फ्री में कोई रिस्क एलिमेंट नहीं घुसा हुआ. So here I have written implicit in the Liber codes is probability of default associated with high credit quality banks. तो जो high credit quality banks है उनका जो probability of default है वो अंदर ही अंदर लिबर में घुसा हुआ है, because लिबर रिस्क फ्री रेट नहीं है, ARR रिस्क फ्री रेट है. तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं लिबर वर्सेस ARR में, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिबर में एक PD घुसा हुआ है हाई क्रेडिट क्वालिटी बैंक्स का जो ARR में नहीं है, राइट? सेकेंडली, लिबर कोड्स आर फॉर अनसिक्योर्ड फंडिंग. लिबर कोड्स आर फॉर अनसिक्योर्ड फंडिंग, लेकिन जो ARR होता है आपका, दीज आर डिराइव्ड रेट्स बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शंस व्हिच आर कोलैटरलाइज्ड बाय रिस्क फ्री सिक्योरिटीज. फॉर एग्जांपल रिपो मार्केट को देख के आप रेट को डिराइव कर रहे हो, रिपो मार्केट्स को देख के, राइट? सो दीज आर डिराइव्ड रेट्स बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शंस व्हिच आर कोलैटरलाइज्ड. नाउ रिपो मार्केट इज collateralized market, right? So collateralized by risk free securities like T-bills, government bonds. So can I say implicit in the Liber codes is a loss given default associated with unsecured borrowing or lending, right? Liber में आपका जो कोट है that is for unsecured funding. ARR जो आपका कोट है that is for secured funding, because वहां पे transactions collateralized है. तो अंदर ही अंदर लिबर में एक LGD का एलिमेंट घुसा हुआ है, लॉस गिवन डिफॉल्ट एसोसिएटेड विद द अनसिक्योर्ड बोरिंग और लेंडिंग. तीसरा, लिबर अलग अलग टर्म्स के लिए पब्लिश होता है. सो टर्म लिबर्स आर आल्सो कोटेड, दैट इज इंटरबैंक बोरिंग और लेंडिंग फॉर लॉन्गर होराइजंस. तो मुझे बताओ, जो टर्म लिबर होता है क्या पूरे टर्म के लिए सेम होता है या अलग अलग टर्म्स के लिए अलग होता है? क्या 3 मंथ लिबर और 6 मंथ लिबर सेम होगा या अलग अलग होगा? 3 मंथ एंड 6 मंथ अलग अलग होगा. यहां पर क्या सारे के सारे रेट्स क्या आपके ट्रांजैक्शन बेस्ड ओवरनाइट रेट्स आर डिराइव्ड. सो टर्म रेट्स आर सब्सिक्वेंटली डिराइव्ड बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर डेरिवेटिव्स. ये टर्म रेट्स का डिस्कशन अभी करना स्टार्ट करूंगा. सो ट्रांजैक्शन बेस्ड ओवरनाइट रेट्स है आपके ARR में. तो इसका मतलब implicit in the term Liber codes is the term structure of credit risk. Term structure of credit risk मतलब 3 months का जो credit risk है, 6 months का जो credit risk है, दोनों अलग अलग है, राइट? 3 months के लिए आपका credit risk अलग होता है, 6 months के लिए आपका credit risk अलग होता है. तो उस केस में यहां पर टर्म लिबर में अंदर ही अंदर एक टर्म स्ट्रक्चर ऑफ क्रेडिट रिस्क घुसा हुआ है, which indicates different credit risk for different tenors of borrowing and lending. हम लोग डिस्कशन क्या कर रहे हैं? डिस्कशन कर रहे हैं कि ARR वर्सेस लिबर में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो ARR में नहीं है. लिबर में PD घुसा हुआ है, लिबर में LGD घुसा हुआ है, एंड लिबर में एक टर्म स्ट्रक्चर ऑफ क्रेडिट रिस्क भी घुसा हुआ है जो मेरा ARR में नहीं है. इसका मतलब लिबर इज नॉट इक्वल टू सॉफर. आप इक्वल टू साइन नहीं डाल सकते, आपको सॉफर में कुछ ऐड करना होगा टू मेक इट कंपैरेटिव, राइट? तो नीचे क्या लिखा है मैंने क्रक्स में, the Liber codes thus have an implicit credit spread vis-a-vis the alternative risk-free rates to compensate for unsecured borrowing or lending over different tenors in the interbank market, right? So Liber जो आपके कोड्स हैं उसमें एक implicit credit spread घुसा हुआ है vis-a-vis the alternative reference rate to compensate for unsecured borrowing or lending over different tenors. वो जो spread घुसा हुआ है ना, वो डिफरेंट भी है अलग अलग टेनर्स के लिए. इट इज नॉट सेम फॉर ऑल द टेनर्स, राइट? एक बार इसको डेटा के थ्रू समझते हैं. लेट अस सी एन एग्जांपल. तो मेरे पास एक एक्सेल शीट है. सबसे पहले ओवरनाइट रेट्स देखते हैं. आपके पास यहां पर टाइम सीरीज डेटा गिवन है, सॉफर का ओवरनाइट रेट एंड लिबर का ओवरनाइट रेट. आपके पास यहां पे प्लॉट गिवन है. कैन यू सी द प्लॉट? मुझे बताना, लिबर और सॉफर में क्या कोई स्प्रेड दिख रहा है? क्या कोई बहुत मेजर स्प्रेड दिख रहा है? लिबर और सॉफर में आपका जो ऑरेंज लाइन है दैट इज योर लिबर एंड आपका जो ब्लू प्लॉट है दैट इज योर सॉफर. कोई बहुत ज्यादा मेजर स्प्रेड नहीं दिख रहा. तो मे बी आपको ऐसा लग रहा होगा
कि लिबर और सॉफर तो सेम है, राइट, बट ये ओवरनाइट के लिए है। नाउ ओवरनाइट लिबर में एक प्रॉब्लम है, क्या? जनरली लिबर ओवरनाइट में ट्रांजैक्शंस होती नहीं थी, राइट, ट्रांजैक्शंस होती नहीं थी। तो उस केस में आपको दिखेगा कि मोर और लेस दोनों सेम है। वो सेम का रीजन लैक ऑफ लिक्विडिटी है, बिकॉज हमने बोला कि लिबर में तो आपके एक्चुअल ट्रांजैक्शंस नहीं भी हो तो हम लोग कोड्स को यूज करके लिबर निकाल लेते थे, राइट। सो दैट इज द प्रॉब्लम। यहां पे मे बी इट इज शोइंग देयर इज नो स्प्रेड बिटवीन सॉफर एंड लिबर। उसका रीजन ये है कि जो लिबर ओवरनाइट रेट्स है ना, उस पर ट्रांजेक्शंस होती नहीं थी, लिक्विडिटी वाज वेरी लेस। दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग मिसगाइडेड बाय दिस प्लॉट। अगर मैं 1 मंथ प्लॉट पे आऊंगा ना, 1 मंथ प्लॉट पे मैं आ रहा हूं, ये मेरे सामने 1 मंथ प्लॉट है, बट 1 मंथ प्लॉट जो मुझे लेना है, ये जो 30th जुलाई को आपका सॉफर का रेट है, दिस इज योर कंपाउंडेड इन अरियर्स। दिस इज योर कंपाउंडेड इन अरियर्स, मतलब कहां से कहां तक का ओवरनाइट रेट यूज करके कंपाउंडिंग किया होगा, 1 जुलाई से लेकर 30th जुलाई। लिबर, लिबर 30th जुलाई का, इज दिस फॉरवर्ड लुकिंग और इज दिस बैकवर्ड लुकिंग? 1 मंथ रेट मुझे बताओ, 30th जुलाई को अगर मैं 1 मंथ लिबर देख रहा हूं, इज इट फॉरवर्ड लुकिंग और इज इट बैकवर्ड लुकिंग? बताओ प्लीज, इज इट फॉरवर्ड लुकिंग और इज इट बैकवर्ड लुकिंग? आपका सॉफर इज बैकवर्ड लुकिंग, राइट। सॉफर तो क्या होता है? कंपाउंडेड इन अरियर्स। आपका जो लिबर है इट इज फॉरवर्ड लुकिंग। तो क्या दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? बिकॉज ये लिबर तो अगले एक मंथ को दिखा रहा है एक तरह से, और ये सॉफर तो पिछले एक मंथ को दिखा रहा है। तो अगर आपको एक्चुअल में कंपैरिजन करना है, ऑल्दो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया हुआ है, सपोज मैं दोनों को नेक टू नेक कंपेयर करता हूं, तो आपको यहाँ पे एक प्लॉट दिख रहा होगा, दिस इज द प्लॉट यू विल सी, राइट। एंड इस प्लॉट में आपको क्या दिख रहा है? काफी बारी आपको दिख रहा है सॉफर ज्यादा है एज कंपेयर टू लिबर, यस और नो? सॉफर इज हायर देन लिबर, बट वो गलत है। गलत इसलिए बिकॉज आप दोनों को 30th जुलाई पे कंपेयर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंपेयर 30th जुलाई का सॉफर वर्सेस 30th जुलाई का लिबर। तो लिबर जब आपको कंपेयर करना है तो आपको 1 मंथ पीछे जाना होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका रेट बनता है 30th जून का 0.10050, मैंने वो यूज किया है। यहां पर दोनों नेक टू नेक यूज किया है, तो ये प्लॉट आ रहा है, बट इस प्लॉट में क्लियरली दिख रहा है कि सॉफर आपका लिबर से ज्यादा है। सॉफर इज हायर देन लिबर, विच इज नॉट पॉसिबल। तो उस केस में इफ यू वांट टू डू द कंपैरिजन, यू हैव टू टेक 1 मंथ बैक लिबर एंड कंपेयर इट विद सॉफर, बिकॉज सॉफर जो है वो बैकवर्ड लुकिंग है एंड लिबर जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है। तो आप 30th जुलाई को दोनों रेट्स को कंपेयर कर ही नहीं सकते। आपको 30th जून का लिबर लेना होगा एंड उसको कंपेयर करना होगा सॉफर के साथ ऑन 30th जुलाई। अब अगर मैं कंपैरिजन करता हूं, यू कैन सी द प्लॉट। अब आप देखिए, आपको दिखेगा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में लिबर इज मच हायर देन सॉफर, यस और नो, राइट। अब ये ऑब्जर्वेशन कहीं एक्सप्लिसिटली लिखी नहीं, बट ये मैंने कॉमन सेंस लगा के प्लॉट बनाया है, मतलब कहीं पे लिखा नहीं हुआ ये चीज, बट आई थिंक आई एम करेक्ट, और डेफिनेटली करेक्ट है, बिकॉज आपका लिबर जो है वो सॉफर से ज्यादा आना ही चाहिए। तो वो आ रहा है यहाँ पर, वो इसीलिए आ रहा है बिकॉज हम राइट कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे कंपैरिजन गलत हो रहा है आपका, ठीक है। सिमिलरली लेट्स सी अ 3 मंथ प्लॉट। 3 मंथ में भी मैंने वो चीज ध्यान रखी है कि आई कैन नॉट कंपेयर द बैकवर्ड लुकिंग सॉफर विद फॉरवर्ड लुकिंग लिबर, मुझे पीछे जाना होगा। तो यहाँ पे आप प्लॉट देखो, ये आपका सॉफर एंड लिबर का प्लॉट है। अगेन आपको क्या दिख रहा है? आपका सॉफर इज हायर देन लिबर इन मेनी केसेस, विच इज नॉट पॉसिबल। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये प्लॉट आपका परफेक्ट है, और आप ये भी देख रहे हो हायर टाइम फ्रेम्स में 3 मंथ में आपका स्प्रेड इंक्रीज हो रहा है। जस्ट कंपेयर दीज टू प्लॉट्स, दिस प्लॉट विद दिस प्लॉट, कैन यू सी द स्प्रेड इज हायर फॉर लॉन्गर टेनर्स? और वो तो होना ही है, बिकॉज आपका जो क्रेडिट रिस्क है उसका भी एक टर्म स्ट्रक्चर होता है। सिमिलरली अगर मैं 6 मंथ्स में जाऊंगा, ये प्लॉट गलत है, बिकॉज यहाँ पे आपको दिख रहा है सॉफर इज मच हायर देन लिबर, विच इज नॉट पॉसिबल। इस प्लॉट में अगर आप देखेंगे, दिस इज गिविंग अ क्लियर पिक्चर, एंड यहाँ पे स्प्रेड इज इवन हायर एज कंपेयर टू द 3 मंथ एंड 1 मंथ टेनर, राइट। तो इसका मतलब एक स्प्रेड एग्जिस्ट करता है बिटवीन लिबर
एंड सॉफर, मैंने उसका आपको थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन भी दे दिया, मैंने उसको आपको डेटा से भी प्रूव कर दिया, राइट? तो सब मेरे साथ कन्विंस्ड है कि यस हमें कोई स्प्रेड यूज करना चाहिए, कन्विंस्ड है, एक्सीलेंट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा फेयर स्विच प्राइसिंग। स्प्रेड क्यों यूज करना चाहिए वो तो हमने वैसे डिस्कशन कर ही लिया, बट स्प्रेड इंश्योर करेगा कि जब आप स्विच कर रहे हो फ्रॉम लिबर टू ऑल्टरनेटिव रेट, यू हैव अ फेयर स्विच प्राइसिंग, यू हैव अ फेयर स्विच प्राइसिंग। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, एग्जिस्टिंग, सपोज मेरा एक एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, लिबर लिंक्ड लोन और फ्लोटिंग रेट नोट वेयर बोरोवर पेज 3 मंथ लिबर प्लस 300 बेसिस पॉइंट स्प्रेड। नाउ स्विच के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो आप बैकवर्ड लुकिंग 3 मंथ कंपाउंडेड सॉफर यूज कर सकते हो प्लस 300 बेसिस पॉइंट स्प्रेड, या आप फॉरवर्ड लुकिंग 3 मंथ सॉफर यूज कर सकते हो प्लस 300 बेसिस पॉइंट स्प्रेड। आप दोनों में से जो मर्जी यूज कर सकते हो। दिस इज कंपाउंडेड सॉफर इन अरियर्स, दिस इज कंपाउंडेड सॉफर इन एडवांस। मुझे बताओ, मैं लिबर प्लस 300 बेसिस पॉइंट को रिप्लेस कर रहा हूं विद सॉफर, जो मर्जी सॉफर हो, प्लस 300 बेसिस पॉइंट। इज इट करेक्ट और देयर इज सम मिस्टेक? क्या करेक्ट है या कुछ गलती है? इज इट करेक्ट और नॉट? इट्स रॉन्ग, राइट? आप लिबर प्लस 300 बेसिस पॉइंट को सॉफर प्लस 300 बेसिस पॉइंट नहीं बोल सकते। मैंने अभी आपको बोला है कि लिबर इज नॉट इक्वल टू सॉफर। ये 300 बेसिस पॉइंट क्या है, ये बोरोवर का क्रेडिट रिस्क मार्जिन है, राइट? ये बोरोवर स्पेसिफिक क्रेडिट रिस्क है, दिस इज बोरोवर स्पेसिफिक क्रेडिट रिस्क प्रीमियम। तो बोरोवर स्पेसिफिक क्रेडिट रिस्क प्रीमियम आपने 300 बेसिस पॉइंट यूज किया था, आपने 300 बेसिस पॉइंट यूज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बोरोवर थोड़ा ना चेंज हो रहा है। बट अगर आप बेंचमार्क को चेंज कर रहे हो फ्रॉम लिबर टू सॉफर, देन यू नीड एन एक्स्ट्रा क्रेडिट स्प्रेड एडजस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड सीएसए, एक्स्ट्रा स्प्रेड क्रेडिट स्प्रेड एडजस्टमेंट, या क्रेडिट एडजस्टमेंट स्प्रेड बोल लो, कैश बोलते हैं इसको, सीएसए भी बोलते हैं, कैश भी बोलते हैं। तो आपको एक एक्स्ट्रा कैश एलिमेंट चाहिए बिकॉज यू आर चेंजिंग द बेंचमार्क। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो 300 बेसिस पॉइंट है, ये तो बोरोवर स्पेसिफिक क्रेडिट रिस्क प्रीमियम है, वो नो डाउट आपका सेम रहेगा बिकॉज बोरोवर थोड़ा ना चेंज हो रहा है। बट अगर आप लिबर से सॉफर में जा रहे हैं तो आपका बेंचमार्क चेंज हो रहा है, उसके कारण आपको एक एक्स्ट्रा स्प्रेड ऐड करना होगा, दैट इज कॉल्ड कैश, क्रेडिट एडजस्टमेंट स्प्रेड, राइट? सो इन आइदर केस स्विच प्राइसिंग इज नॉट फेयर। किसके लिए बेनिफिशियल होगा? अगर मैं 3 मंथ लिबर से 3 मंथ सॉफर पे आ रहा हूं, सपोज मैं बैंक हूं, मैं लेंड करता हूं, पहले मैं लेंड कर रहा था 3 मंथ लिबर प्लस 300 बेसिस पॉइंट में, अब मैं लेंड कर रहा हूं 3 मंथ सॉफर प्लस 300 बेसिस पॉइंट में। किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए नुकसानदायक है, किसके लिए बेनिफिशियल है ये? बोरोवर के लिए बेनिफिशियल हो गया बिकॉज लेंडर को अब कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पहले 3 मंथ लिबर पे करना पड़ता था, अब 3 मंथ सॉफर करना पड़ेगा, एंड 3 मंथ सॉफर इज मच लोअर देन 3 मंथ लिबर, राइट? सो पेइंग पार्टी बेनिफिट्स, रिसीविंग पार्टी loses because 3 month liber plus 300 basis point is not equal to 3 months offer plus 300 basis point. 3 month liber plus 300 basis point is equal to 3 months offer plus 300 basis point. This is your borrower specific credit risk premium plus cash, that is say 21 basis point. तो आपको एक क्रेडिट एडजस्टमेंट स्प्रेड ऐड करना होगा, राइट? तो शॉर्ट में एक बार इसको लिखते हैं यहां तक, फिर डिस्कशन करते हैं आगे। लिखो प्लीज। जल्दी से ये लिख देना। ये ऐसे लिख देते हैं, 1 सेकेंड, जल्दी से ये लिख दो। ऐसे लिख दो, 3 मंथ लिबर प्लस 300 बेसिस पॉइंट, 3 मंथ लिबर प्लस 300 बेसिस पॉइंट
या ऐसे लिखना, फॉर लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन यू चेंज द बेंचमार्क, देन नेक्स्ट लाइन में लिखना, फॉर लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन यू चेंज द बेंचमार्क, प्लीज नोट दैट for legacy contracts when you change the benchmark, please note that please note that 3-month LIBOR plus 300 basis point, 3-month LIBOR plus 300 basis point is not equal to 3-month SOFR plus 300 basis point. 3-month LIBOR plus 300 basis point is not equal to 3-month SOFR plus 300 basis point. लिखो, टू कंपेयर SOFR with LIBOR, to compare SOFR with LIBOR, CAS, that is credit adjustment spread, CAS, that is credit adjustment spread, to compare SOFR with LIBOR, CAS, that is credit adjustment spread, needs to be added over and above the borrower specific credit risk premium, over and above the borrower specific credit risk premium, over and above the borrower specific credit risk premium, right? आप सीधा ये बोल लो कि 3-month LIBOR प्लस 300 बेसिस पॉइंट हमारा पहले रेट था और न्यू रेट होगा 3-month SOFR प्लस 321 बेसिस पॉइंट, चलेगा? या आप 300 एंड 21 को स्प्लिट कर दो, वैसे भी चलेगा, बट आपको जो टोटल स्प्रेड लेना है वो 321 बेसिस पॉइंट का लेना होगा, राइट? नाउ ये कैश निकलेगा कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया कि स्प्रेड आपको कैसे निकालना है। उसके लिए आपके पास ISDA का गाइडलाइन है। ISDA क्या बोलता है? हिस्टोरिकल मीडियन स्प्रेड यूज कर लो, या हार्डवायर्ड अप्रोच क्या है, वो भी क्या है? हिस्टोरिकल मीडियन स्प्रेड यूज कर लो। तो देखते हैं एक बार रेकमेंडेड अप्रोच फॉर कैश। रेकमेंडेड अप्रोच क्या है? द 5-year हिस्टोरिकल मीडियन कैश इज बेस्ड on the difference between LIBOR for a particular interest period, say 3 months, and the RFR compounded in arrears over the same period, calculated over a historical look back period over 5 years of daily data points. For example, मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मेरे पास यहां पर LIBOR 1 month है वर्सेस SOFR 1 month है, राइट? LIBOR 1 month वर्सेस SOFR 1 month। क्या मैं स्प्रेड निकाल सकता हूं? स्प्रेड इज सिंपली LIBOR माइनस SOFR। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरे पास डेटा आ रहा है ये एटलीस्ट मुझे 5 साल का डेटा यूज करना है। अब मैंने यहाँ पे 5 साल का नहीं यूज किया बिकॉज 5 साल का अवेलेबल नहीं था, तो मैंने जितना डेटा अवेलेबल था वो यूज किया एंड इसका मीडियन निकाल लूंगा। मीडियन स्प्रेड का मीडियन कैसे निकलेगा? एक्सेल में उसके लिए हमारा मीडियन फंक्शन है, तो इस स्प्रेड कॉलम का मीडियन निकाल रहा हूं सिंपली। इट्स कमिंग इक्वल टू 0.08491, राइट? 0.08491%। दिस इज माई स्प्रेड। मैं मीन भी निकाल सकता हूं, मीन स्प्रेड, बट मीन स्प्रेड नहीं बोला इन्होंने, मीडियन स्प्रेड बोला है, बट निकालने को आप निकाल सकते हो, ठीक है? मैं स्प्रेड की वोलेटिलिटी भी निकाल सकता हूं बिकॉज स्प्रेड क्या कांस्टेंट होता है? द आंसर इज नो, स्प्रेड इज चेंजिंग। तो आप ऐसे मीन, मीडियन और वोलेटिलिटी निकाल सकते हो। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मीडियन स्प्रेड निकालना। अभी जो मीडियन स्प्रेड मैंने निकाला है, इज इट द सेम फॉर 1 month tenor and 3 month tenor? Is the median spread same for 1 month and 3 month tenor? The answer is no. अलग अलग टेनर के लिए आपका स्प्रेड अलग अलग आएगा, राइट? तो सपोज यहां पे अगर निकालते हैं अपने, लेट्स फाइंड आउट द मीडियन इक्वल टू मीडियन 0.20579।
1 मंथ के लिए कितना आया था? 0.08491। कितना आ रहा है? 0.35232। तो इसका मतलब अलग अलग टेनर्स के लिए आपका जो मीडियन स्प्रेड होगा वो अलग अलग रहेगा, राइट? लेट मी कम बैक हियर। क्या लिखा है यहाँ पे? द 5 year हिस्टोरिकल मीडियन कैश इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन लिबर फॉर अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट पीरियड से 3 मंथ। 3 मंथ का अलग होगा, 6 मंथ्स का अलग होगा, 1 मंथ का अलग होगा, ओवरनाइट का अलग होगा। एंड द आरएफआर कंपाउंडेड इन अरियर्स, RFR compounded in arrears, RFR compounded in arrears over the same period, right? Calculated over a historical look back period over 5 years daily data points. Now you might be wondering कि 5 साल का डेटा का है, राइट? 5 साल का डेटा अवेलेबल का है, तो उस केस में हमें ये स्प्रेड खुद से निकालना भी नहीं है। मैं तो आपको एग्जांपल के लिए दिखा दिया कि अलग अलग टेनर्स के लिए अलग अलग स्प्रेड आएंगे, बट ये स्प्रेड पब्लिश होता है, राइट? तो ब्लूमबर्ग पब्लिश करता है स्प्रेड को, CME पब्लिश करता है जो शिकागो का एक्सचेंज है। तो ये स्प्रेड्स पब्लिश होते हैं, एंड अगर आप देखेंगे यहां पर अलग अलग टेनर्स के लिए और अलग अलग करेंसीज के लिए स्प्रेड एडजस्टमेंट पब्लिश किया गया है, राइट? अलग अलग टेनर्स के लिए यूरो, GBP, USD में भी 1 वीक के लिए अलग स्प्रेड है, 1 मंथ के लिए अलग है, 3 मंथ्स के लिए अलग है, 6 मंथ्स के लिए अलग है, और स्प्रेड इंक्रीज हो रहा है। हमारे वाले केस में भी हमें क्या दिख रहा था? स्प्रेड इंक्रीज हो रहा है, राइट? JPY का स्प्रेड अलग है, GBP का स्प्रेड अलग है, CHF का स्प्रेड अलग है। तो अलग अलग करेंसीज के लिए, अलग अलग टेनर्स के लिए आपका स्प्रेड पब्लिश होता है, आपको वो स्प्रेड यूज करना है। बट यस, आपको पता होना चाहिए स्प्रेड निकला कैसे है। ये स्प्रेड निकला है 5 year हिस्टोरिकल मीडियन कैश के बेसिस पे। नाउ क्या ये स्प्रेड मेरा स्टैटिक रहेगा या डायनेमिक रहेगा, वो डिस्कशन करते हैं। बट उसके पहले सेकंड पॉइंट रीड कर रहे हैं। द कैश विल देयरफॉर बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट करेंसी RFRs एंड विल आल्सो बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट टेनर्स ऑफ लिबर, राइट? मैंने आपको बता दिया अलग अलग टेनर के लिए अलग अलग कैश आएगा, एंड सेकेंडली ये जो कैश है वो अलग अलग करेंसीज के लिए अलग अलग आने वाला है। इनफैक्ट वो पब्लिश होगा, ब्लूमबर्ग पब्लिश करता है, आपको उसको यूज करना है सिर्फ, बट आपको पता होना चाहिए कैश निकल कैसे रहे। मैंने आपको एक एक्सेल एग्जांपल भी दिखा दिया कि ये कैश कैसे निकलता होगा, एंड वो ऑब्वियसली टेनर्स के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप पब्लिश्ड कैश को देखेंगे वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है विद हायर टेनर्स, राइट? नाउ क्या ये स्प्रेड मेरा डायनामिक है या स्टैटिक है? ये स्प्रेड आपका स्टैटिक है, एक बार जो पब्लिश हो गया आपको वो यूज करना है। क्या मैंने यहाँ पे बोला है कि हर एक दिन का अलग अलग स्प्रेड निकलेगा? नहीं। सो दिस इज द फाइनल लुकअप टेबल विच यू हैव टू यूज। सो दिस इज अ स्टैटिक स्प्रेड, यही आपको यूज करना है। ये स्प्रेड आपका डायनेमिक नहीं है। तो स्टैटिक और डायनेमिक स्प्रेड में क्या बोला है? यू हैव टू यूज स्टैटिक स्प्रेड एडजस्टमेंट फॉर लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन। डेट ऑफ ट्रांजिशन में, राइट, जो भी आपके लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग है उसके लिए आपको ये स्टैटिक स्प्रेड यूज करना है, जो अलग अलग करेंसीज के लिए अलग अलग टेनर्स के लिए पब्लिश किया है। कोई रीजन बता सकता है व्हाई वी आर यूजिंग अ स्टैटिक स्प्रेड? क्या रीजन हो सकता है व्हाई वी आर नॉट यूजिंग अ डायनेमिक स्प्रेड? डायनेमिक स्प्रेड मतलब जो हर दिन चेंज हो। सचिन इज सेइंग स्टेबिलिटी। मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। इसका रीजन ये है, जब लिबर डिसकंटिन्यू हो जाएगा उसके बाद क्या आप ये स्प्रेड निकाल पाएंगे डायनेमिकली? जब लिबर डिसकंटिन्यू हो जाएगा क्या उसके बाद डायनेमिकली आप ये स्प्रेड निकाल पाएंगे? जब लिबर डिसकंटिन्यू हो जाएगा आप उसके बाद डायनेमिकली स्प्रेड निकाल नहीं सकते। तो इसका मतलब आपको स्प्रेड निकालने के लिए हिस्टोरिकल डेटा को यूज करना होगा। हाँ, ये आप इंश्योर करो कि यू यूज अ हिस्टोरिकल लॉन्ग इनफ डेटा, बट आप डायनेमिक निकाल ही नहीं सकते बिकॉज लिबर तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा ना। तो आप स्प्रेड कैसे निकाल लेंगे डायनेमिकली और उसको ऐड कर देंगे? So this spread won't be available once liber disappears. So the solution is to determine spread using historical or implied data and assume it to be fixed over time. Fixed आपको assume करना ही पड़ेगा because आप dynamic spread निकालोगे कैसे? लिबर डिसकंटिन्यू हो जाएगा उसके बाद तो आपका स्प्रेड निकल ही नहीं सकता, तो आप क्या ऐड करोगे?
सो इट्स बेटर टू एज्यूम अ स्टैटिक स्प्रेड, बट यस आप हिस्टोरिकल लॉन्ग इनफ डेटा यूज करो। तो यहाँ पे जितना इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकता था उतना यूज किया है। 5 ईयर का हिस्टोरिकल मीडियन कैश हम लोग यूज करेंगे, राइट। लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए कि क्यों हम स्टैटिक स्प्रेड करते हैं। सिर्फ ये नहीं है पता है कि मुझे स्टैटिक स्प्रेड करना है, क्यों? बिकॉज आप डायनेमिक निकाल नहीं सकते। एंड सेकेंड पॉइंट क्या दिया है, spread adjustment will be calculated once on a pre-specified trigger date of Liber cessation which would be treated as spread fixation event। वो आपका डेट था March 5, 2021। उस दिन आपका लिबर सेसेशन हुआ था, तो वहां पर आपने स्प्रेड एडजस्टमेंट कैलकुलेट कर लिया होगा, जो आपका 5 ईयर मीडियन स्प्रेड होगा। ठीक है, स्प्रेड वंस अप्लाइड will be fixed for the duration of products they are applied to। तो स्प्रेड आपका अगर एक बार अप्लाई हो गया, it will be fixed, it will not change, it will not be dynamic। Is that clear? In fact, स्प्रेड के ऊपर एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो बताना चाहता हूं। वो क्या इंफॉर्मेशन है, इन्होंने क्या बोला है, मैंने ऊपर में आपको बताया कि जो आपके एफआरएन है इंक्लूडिंग एबीएस एंड कॉर्पोरेट लोन्स, वहां पे आपको स्प्रेड एडजस्टमेंट इंस्टेंटेनियसली करना है। बट कंज्यूमर लोन्स एंड मॉर्गेजेस के लिए इन्होंने क्या बोला है, आप एक ट्रांजिशन पीरियड यूज करेंगे जहां पे स्प्रेड एडजस्टमेंट को आप लीनियरली इंटरपोलेट करेंगे। उसका रीजन समझते हैं। पहली बात है, इन्होंने बोला क्या है, अप टू रिप्लेसमेंट डेट दैट इज जुलाई 3, 2023 फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट मतलब ये सब हो गया, कंज्यूमर लोन्स, मॉर्गेजेस, right, using 1 month, 3 month, 6 month, 1 year LIBOR, the spread adjustment will be 2-week average of LIBOR and SOFR spread up to replacement date, right। तो ये आपको मिलेगा, वो आपको यूज करना है जुलाई 3, 2023 तक, अप टू रिप्लेसमेंट डेट। नाउ यू माइट बी वंडरिंग ये 2-week एवरेज कैसे मिलेगा, वो आपको मिलेगा, आपको वो यूज करना है। up to replacement date that is July 3, 2023 for consumer products using 1 month, 3 month, 6 month, 1 year LIBOR, the spread adjustment will be 2-week average of LIBOR SOFR spread up to replacement date। replacement date के बाद जो आपका फर्स्ट ट्रांजिशन ईयर है, वहां पर द डेली पब्लिश्ड शॉर्ट टर्म स्प्रेड एडजस्टमेंट फॉर एनी लोन रीसेट विल मूव लीनियरली टुवर्ड्स लॉन्गर टर्म फिक्स्ड स्प्रेड एडजस्टमेंट। मतलब आप सीधा वो जो हमारा लॉन्ग टर्म निकला है ना फिक्स्ड स्प्रेड 5 सालों का, सीधा उस पर मूव नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल वैसा क्यों, बिकॉज सपोज अभी आपका स्प्रेड इतना आ रहा है, अगर आप यूज करते हैं आज के दिन में स्प्रेड तो इतना आ रहा है और आपका लॉन्ग टर्म एवरेज है इतना, तो क्या आप सीधा जंप कर जाओगे इतना बड़ा स्प्रेड? नहीं जंप करोगे, राइट। तो इन्होंने क्या बोला है, ओवर द फर्स्ट ट्रांजिशन ईयर फॉलोइंग द रिप्लेसमेंट डेट आपको लीनियरली इंटरपोलेट करना है, लीनियरली मूव करना है टुवर्ड्स द लॉन्ग रन मीडियन। हाँ, इनिशियल ट्रांजिशन ईयर के बाद आपका स्प्रेड एडजस्टमेंट जो होगा इट विल बी परमानेंटली सेट एट लॉन्गर टर्म फिक्स्ड रेट स्प्रेड। इज दैट क्लियर? तो आपको ये याद रखना है कि एक ट्रांजिशन टाइम पीरियड दिया है कंज्यूमर लोन्स के लिए 1 साल का, जिसमें आप लीनियरली मूव करोगे टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म स्प्रेड एडजस्टमेंट। वो आप लीनियर इंटरपोलेशन इजिली कर सकते हो। हाँ, बट आफ्टर इनिशियल ट्रांजिशन ईयर आपका स्प्रेड एडजस्टमेंट विल बी परमानेंटली सेट एट द लॉन्ग टर्म फिक्स्ड रेट स्प्रेड। ये बेसिकली कंज्यूमर लोन्स पे जो छोटे छोटे बोरोवर्स हैं उनको झटका ना लगे उसके लिए किया गया कि आफ्टर फर्स्ट ट्रांजिशन ईयर आप सीधा लॉन्ग टर्म पे जाओ, बट पहले फर्स्ट ईयर में आप लीनियरली मूव करो। बिकॉज अगर आप इतना बड़ा जंप करोगे, से फ्रॉम हेयर टू हेयर और से फ्रॉम हेयर टू हेयर, that will have big implications for loans where millions of customers are there, because consumer loans का बात हो रहा है। Is the idea clear transition period का? आगे चले। Now ये स्प्रेड ऐड करने के बाद भी स्टोरी कंप्लीट नहीं होती, उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा मार्जिन का कंसेप्ट भी याद रखना है। क्या? कंसेप्ट ऑफ मार्जिन फॉलोइंग द स्विच। If the LIBOR and RFR spreads in the market at the time of switching are lower than the static spread fixed in the contract, आपने static spread add कर दिया, क्या उसके बाद आप इंश्योर कर सकते हो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी के लिए अनफेवरेबल नहीं होगा? नहीं, बिकॉज वो तो एक स्टैटिक स्प्रेड है, राइट। दैट स्टैटिक स्प्रेड अलोन विल नॉट इंश्योर दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज फेयरली प्राइस्ड। उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में प्राइसिंग फेयर नहीं है, तो वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा मार्जिन इनकॉर्पोरेट करना होगा,
फॉलोइंग स्विच। तो क्या बोला हुआ है, इफ द लिबर RFR spreads in the market at the time of switching are lower than the static spread fixed in the contract, the investor benefits. If the LIBOR RFR spreads in the market at the time of switching are higher than the static spread fixed in the contract, the issuer benefits. तो इसका मतलब किसी ना किसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट अनफेवरेबल हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। आपका फेयरली प्राइस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर स्विच। उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना पड़ सकता है, बिकॉज स्प्रेड अलोन इज नॉट सफिशिएंट, कैश अलोन इज नॉट सफिशिएंट। इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं एक। सपोज यहां पे मेरे पास एक लोन है, उसका मैच्योरिटी डेट है 30 अक्टूबर 2022, राइट। अभी आप खड़े हो 30 अक्टूबर 2021 पे। सेटलमेंट क्वार्टरली होती है, ठीक है, आपके कूपन्स वगैरह क्वार्टरली निकलेंगे, और ये एक फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है। नाउ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में आपको क्या मिलने वाला है, लिबर प्लस अ मार्जिन, लिबर प्लस अ क्रेडिट स्प्रेड। वो लिबर आपका यहाँ पे गिवन है, आपका 3 मंथ का लिबर पब्लिश होता है, 6 मंथ का लिबर पब्लिश होता है, 9 मंथ का लिबर है, और 12 मंथ्स का लिबर है। यू हैव द लिबर, you have the margin over liber, you have the liber, you have the margin over liber which is 2.5%. now floating rate bonds का एक खासियत होता है कि उसका प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू पार, यस और नो। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स का प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू पार। उसका रीजन क्या है, आपके जो कूपन्स आएंगे वो एक पर्टिकुलर रेट से निकलेंगे, और आप उसको डिस्काउंट करोगे एक पर्टिकुलर रेट के साथ, तो वो दोनों रेट्स सेम होता है। वो दोनों रेट्स अगर सेम होता है तो उस केस में जिससे आप एक तरह से एक्यूमुलेट कर रहे हो उसी से आप डिस्काउंट कर रहे हो, दैट इज व्हाई द बॉन्ड इज ऑलवेज प्राइस्ड एट पार। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने डिस्काउंटिंग रेट निकाला है बेस्ड ऑन दिस लिबर प्लस मार्जिन, डिस्काउंटिंग रेट निकाला है बेस्ड ऑन दिस लिबर प्लस मार्जिन, और मैंने जो कूपन्स निकाले हैं, कैश फ्लोज निकाले हैं, वो भी निकाले हैं बेस्ड ऑन दिस लिबर प्लस मार्जिन, राइट। तो ये मेरे कैश फ्लोज है। यहाँ पर कैश फ्लोज कैसे निकले, यूजिंग दिस रेट, एंड ये रेट कैसे निकला है, लिबर प्लस मार्जिन को देखते हुए। लिबर प्लस मार्जिन से आपका ऑल इन रेट आया, उससे आपके कूपन्स निकले, राइट। और आपका डिस्काउंटिंग रेट भी किसके बेसिस पे निकल रहा है, लिबर प्लस मार्जिन। तो अगर आप इन कैश फ्लोज को इन्हीं रेट से डिस्काउंट करोगे तो बॉन्ड का वैल्यू कितना आएगा, 100। वो आना ही है, वो आपको पता भी है लॉजिकली कि फ्लोटिंग रेट बॉन्ड इज ऑलवेज प्राइस्ड एट पार ऑन द रीसेट डेट। नाउ समझो, अब हम लिबर वर्ल्ड से सॉफर वर्ल्ड में आ गए। तो सॉफर वर्ल्ड में हमने 3 मंथ कंपाउंडेड इन अरियर्स सॉफर निकाल लिया, 6 मंथ निकाल लिया, 9 मंथ निकाल लिया, 12 मंथ्स निकाल लिया। तो मेरे पास सॉफर अवेलेबल है। आपने कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोज किया एक कैश ऑफ 0.26%। कितना कैश, 0.26%। जो मार्जिन पहले था ये तो आपका बोरोवर स्पेसिफिक मार्जिन था, ये तो रहेगा ही, उसके ऊपर आप एक एक्स्ट्रा कैश स्पेसिफाई कर रहे हो, कितना, 0.26%। मार्केट में जो कैश चल रहा है, मार्केट में भी तो एक क्रेडिट एडजस्टमेंट स्प्रेड होगा ना लिबर और सॉफर के बीच में। ये तो आपका कैश स्टैटिक स्प्रेड जो आपने पब्लिश्ड वाला यूज कर लिया। मार्केट में जो कैश चल रहा है वो अलग अलग टेनर्स का ये चल रहा है। These are the spreads which are actually available in market, which you can see in market, but you are using a static spread for all the tenors, same 0.26%, although अलग अलग टेनर्स के लिए अलग अलग है, बट यहाँ पे मैंने सिंपल एग्जांपल रखा है कि आप सबके लिए सेम यूज कर रहे हो 0.26%, राइट। नाउ मुझे बताओ आपको कैश फ्लोस किसके बेसिस पे मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रेट के हिसाब से। कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या डिसाइड किया गया, सॉफर प्लस ये मार्जिन प्लस ये कैश, राइट। यही प्रपोज किया ना लेंडर ने, ये मार्जिन यूज करेंगे, ये सॉफर यूज करेंगे, एंड ये कैश यूज करेंगे। तो ये सॉफर प्लस ये आपका मार्जिन जो बोरोवर स्पेसिफिक मार्जिन था, बोरोवर स्पेसिफिक क्रेडिट स्प्रेड बोल लो, प्लस कैश विच इज फॉर चेंज इन बेंचमार्क। ये अगर आप करोगे तो उससे आपका एक रेट आएगा जिससे आपके कैश फ्लोज निकलेंगे। बट इसको डिस्काउंट किससे करेंगे, डिस्काउंट हमेशा करते हैं जो मार्केट में रेट चल रहा है। तो मार्केट में जो रेट चल रहा है वो तो आपका इस कैश के बेसिस पे आएगा, राइट। मार्केट में द रेट इज दिस सॉफर प्लस दिस कैश प्लस दिस मार्जिन, यस और नो। मार्केट में जो ट्रेडेड कैश है उसी को आप यूज करोगे ना
फॉर डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग हमेशा किससे करते हैं? जो मार्केट में रेट चल रहा है। तो आप डिस्काउंटिंग करोगे बाय टेकिंग दिस 2.5% एंड बाय टेकिंग दिस कैश। तो आपका फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का वैल्यू आ रहा है 100.10। 100.10 पहले कितना था? बिफोर सेसेशन 100, आफ्टर सेसेशन कितना आ रहा है? 100.10। किसके लिए फायदेमंद हुआ? किसके लिए फायदेमंद हुआ? लेंडर के लिए या बोरोवर के लिए? लेंडर के लिए या बोरोवर के लिए? किसके लिए फायदेमंद हुआ? सोच के बताओ। लेंडर के लिए फायदेमंद हो गया, राइट। लेंडर का ये एसेट है, पहले एसेट का वैल्यू था 100, अब एसेट का वैल्यू कितना है? 100.10, राइट। या वैसे सोच लो, पहले आपको मिल रहा था सॉफर प्लस 2.5% प्लस 0.26%, जबकि मार्केट में कैश कम है, जबकि आपको मिल रहा है 0.26%। तो यू आर गेटिंग द बेनिफिट, राइट। मार्केट में कैश कम चल रहा है बट आपको कैश ज्यादा मिल रहा है, 2.5% प्लस 0.26 मिल रहा है आपको, जबकि मार्केट में कैश 0.12, 0.13, 0.14 के आसपास चल रहा है, बट आप कैश चार्ज कर रहे हो 0.26% का, तो लेंडर को फायदा होगा। मैंने नोट्स में भी यहाँ पे क्या लिखा है? इफ द लिबर एंड आरएफआर स्प्रेड्स इन द मार्केट एट द टाइम ऑफ स्विचिंग आर लोअर, ये लोअर है ना, मार्केट में लोअर चल रहा है बट आपने एक हायर स्प्रेड यूज कर लिया 0.26% का, तो किसको बेनिफिट होगा? लेंडर को बेनिफिट होगा, इन्वेस्टर को बेनिफिट होगा। या आप ऐसा सोच लो, जो बॉन्ड का इन्वेस्टर है, पहले बॉन्ड का वैल्यू आ रहा था 100, अब बॉन्ड का वैल्यू आ रहा है 100.10, इसका मतलब बॉन्ड के इन्वेस्टर को फायदा हो रहा है। तो क्या ये होना चाहिए? क्या ये होना चाहिए? इज इट जस्टिफाइड? इज इट जस्टिफाइड? द आंसर इज नो, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। तो उस केस में आपको ये मार्जिन को चेंज करना चाहिए फॉलोइंग द स्विच। आपको ये मार्जिन को चेंज करना चाहिए फॉलोइंग द स्विच। आपको ये कैश को चेंज करना चाहिए, या आप बोल लो कैश में कुछ मार्जिन डालना चाहिए। दोनों तरीके से बोल सकता हूं, दोनों तरीके से बोल सकता हूं। सपोज स्टैटिक स्प्रेड आ रहा है 0.26%, दैट इज नॉट राइट, आपको एक नेगेटिव मार्जिन यूज करना चाहिए। तो सिंपल, अगर मुझे इसको करना है एक्सेल में, आई कैन गो टू डेटा, आई कैन गो टू गोल सीक, गोल सीक में जाके आई कैन कीप दिस वैल्यू इक्वल टू 100, क्योंकि मुझे फेयर प्राइसिंग चाहिए आफ्टर लिबर डिसकंटिन्यूएशन बाय चेंजिंग दिस। तो कितना आ रहा है? 0.15%। इसका मतलब अगर मेरा स्टैटिक स्प्रेड 0.26% का है, मुझे मार्जिन कितना यूज करना चाहिए बताओ? मार्जिन कितना यूज करना चाहिए? मार्जिन कितना यूज करने चाहिए? -0.11%, राइट। -0.11%, 26 - 11 होगा, तब जाके मेरा 0.15% बनेगा। तो इसका मतलब एक मार्जिन का कंसेप्ट भी आपका आएगा, जहां पर आप स्टैटिक स्प्रेड को यूज कर रहे हो। दिस इज टू एंश्योर दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज फेयरली प्राइस्ड आफ्टर यू यूज अ स्टैटिक स्प्रेड। इज दिस क्लियर? तो यहां पे यही लिखा हुआ है कि मार्जिन फॉलोइंग द स्विच वो आपको यूज करना पड़ सकता है टू एंश्योर दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज फेयरली प्राइस्ड। क्योंकि अगर सपोज कोई छोटा मोटा बोरोवर है, उसको तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर आपके सामने एक बड़ा काउंटर पार्टी है, एक इंटेलिजेंट काउंटर पार्टी है, तो वो तुरंत पकड़ लेगा कि 0.26% में उसको नुकसान हो रहा है, तो वहां पे आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे दिस कैश। यू हैव टू यूज अ मार्जिन सच दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज फेयरली प्राइस्ड। इज इट क्लियर? क्लियर है पूरा क्रेडिट स्प्रेड का कंसेप्ट? लास्ट आगे मूव करते हैं। लास्ट डिस्कशन है मेरा टर्म्स ऑफर का। नाउ आपने ये वर्ड सुना हुआ है सॉफर इन एडवांस। सॉफर इन अरियर्स तो यूज हो ही रहा है, वो तो आपको पता ही है, बट अब मैं बात कर रहा हूं सॉफर इन एडवांस की। सॉफर इन एडवांस दो तरह का होता है, एक होता है कंपाउंडेड सॉफर इन एडवांस और एक होता है टर्म सॉफर। कंपाउंडेड सॉफर इन एडवांस का मतलब क्या है? कंपाउंडेड सॉफर रीसेट इन एडवांस मींस इट्स डिराइव्ड फ्रॉम ओवरनाइट सॉफर रीसेट फ्रॉम प्रीवियस पीरियड। मैंने आपको बोला था कि अगर आप सपोज जनवरी से लेकर मार्च तक का सॉफर निकालना चाह रहे हैं, यू कैन यूज द प्रीवियस रीसेट पीरियड, राइट। कब से कब तक का? अक्टूबर से दिसंबर तक का, दैट इज कॉल्ड लास्ट रीसेट। या आप दिसंबर का भी रेट यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड लास्ट रीसेंट। हमने डिस्कशन किया था कि नहीं, लास्ट रीसेट एंड लास्ट रीसेंट।
दैट इज योर कंपाउंडेड सॉफर इन एडवांस। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें आपका जो इंफॉर्मेशन आप यूज कर रहे हो दैट इज वेरी वेरी स्टेल, दैट इज वेरी वेरी स्टेल। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा बेसिस रिस्क का। दूसरा है आपका टर्म सॉफर। टर्म सॉफर भी आपका सॉफर इन एडवांस है, बट ये क्या बोलता है, आप ओवरनाइट सॉफर रेट्स को प्रोजेक्ट करो। मतलब अगर मैं जनवरी से मार्च का बात कर रहा हूं तो मैं हर एक दिन का, हर एक ओवरनाइट सॉफर रेट को पहले प्रोजेक्ट करूं। यहां प्रोजेक्ट का बात नहीं है, बट यहां पे रेट्स एडवांस में आ रहे हैं नो डाउट, बट पिछले पीरियड को देख के आ रहे हैं। यहां बोल रहा है जनवरी 1, जनवरी 2, जनवरी 3, ऐसे हर एक दिन का रेट को प्रोजेक्ट करो एंड देन उसके बेसिस पे कंपाउंडेड इन एडवांस करो। सो प्रोजेक्टेड ओवरनाइट सॉफर रेट्स, this is also compounded SOFR in advance, right? But these are projected rates, these are based on last reset period. So compounded SOFR in advance is effectively last month's rate, so it lags term SOFR in a rising interest rate environment. अगर interest rate rise हो रहे हैं, rising environment है, तो उस केस में आपका जो compounded SOFR in advance है वो तो गलत है, बिकॉज आप प्रीवियस पीरियड को देख के कर रहे हो, तो आपके रेट्स क्या आएंगे, अंडर एस्टिमेटेड। तो वहां पर बोल रहा है कि आप प्रोजेक्ट करो रेट्स को, अगर आपका राइजिंग इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट है या फॉर दैट मैटर आपका फॉलिंग इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट है, राइट? फॉर एग्जांपल टर्म सॉफर इज हायर फॉर मार्च in anticipation of rate hike, but since hike hasn't occurred yet, compound SOFR will take some time to catch overnight SOFR moves. अगर आप कंपाउंड सॉफर को यूज करोगे तो वो तो प्रीवियस पीरियड को देख देख के आएगा, नो डाउट एडवांस में आ रहा है, बट क्या वो रीसेंट इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है? नहीं, वो स्टेल है। यहां पर क्या बोल रहा है, आप सॉफर रेट्स को पहले प्रोजेक्ट करो, राइट? अरियर्स में प्रोजेक्शन का बात नहीं है। अरियर्स में आप क्या करते हो, जनवरी से मार्च में खड़े हो, तो मार्च में खड़े हो क्या आप देखोगे क्या क्या रेट थे उसको कंपाउंड कर लेते हो। यहां हम बोल रहे हैं जनवरी में ही रेट चाहिए, बट फ्यूचर की इंफॉर्मेशन को समझते हुए चाहिए, प्रोजेक्शंस करना है, राइट? क्योंकि अगर रेट हाइक होने वाले हैं, राइजिंग इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट है, तो रेट्स भी आपके हायर आने चाहिए कंपाउंडेड इन एडवांस। अगर आप इसको यूज करोगे तो आपके रेट्स लोअर आएंगे, क्योंकि आप प्रीवियस पीरियड को यूज कर रहे हो, राइट? सो सिंस हाइक हैजंट अकर्ड, ये आपका इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगा, बट ये सिंस आप प्रोजेक्शन के बेसिस पे लोगे तो ये इनकॉर्पोरेट कर पाएगा। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, ये रेट को प्रोजेक्ट कैसे करें? आपको करना नहीं है, सीएमई इन रेट्स को पब्लिश करता है, प्रोजेक्टेड ओवरनाइट रेट्स को सीएमई पब्लिश करता है, बट एक बारी समझने के लिए समझ रहे हैं कि सीएमई ये रेट्स को निकालता कैसे है। तो सीएमई सॉफर फ्यूचर्स को यूज करता है टू फाइंड आउट द प्रोजेक्शंस। आप ये चीज तो मेरे साथ मानते होंगे कि फ्यूचर्स जो होता है वो फ्यूचर को दिखाता है, तभी उसका नाम फ्यूचर है, राइट? और मैंने आपको कहा था कि अलग अलग मैच्योरिटीज के लिए ऑलरेडी मार्केट में फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं लिक्विडली, राइट? तो अगर फ्यूचर ट्रेड हो रहे हैं अगले से 12 मंथ के लिए या अगले 15 क्वार्टर्स के लिए, जिसके लिए भी, तो उसको देख के तो मैं प्रोजेक्शन कर ही सकता हूं, क्योंकि वो जो फ्यूचर्स है वो तो फ्यूचर को देखते हुए ही अपने प्राइस को निकाल रहे हैं ना। तो अगर वो लिक्विडली ट्रेड हो रहे हैं तो उनको देख के क्यों ना मैं उसमें से सॉफर रेट्स को बैकआउट कर लूं। आपको करना नहीं है, बट सीएमई वो चीज हमें करके देता है। तो एक पूरा पेपर है सीएमई का जिसमें अप्रोच डिस्कस की हुई है कि सीएमई वो रेट्स को कैसे निकालता है। अब अगर आप इस पेपर को पढ़ोगे तो बहुत डिफिकल्ट आपको लगेगा। कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी यूज की हुई है। क्या कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी यूज की हुई है? ब्रॉडन, फ्लेचर, गोल्डफार्ब, शन्नो एल्गोरिदम, राइट? प्रोनाउंस भी नहीं करा जा रहा, ऐसा एल्गोरिदम यूज किया है। बट मैं आपको इसका एक सिंपल आइडिया दे रहा हूं, ऑल्दो ये आपको करना नहीं है जैसे मैंने बोला, बिकॉज ये रेट्स तो सीएमई पब्लिश कर ही रहा है। बट इस को कैसे यूज कर रहा है वो समझते हैं। सीएमई क्या कर रहा है, 13 SR1, SR1 मतलब 1 मंथ फ्यूचर, एंड 5 SR3 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वो 13 SR1 एंड 5 SR3 कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज कर रहा है। SR3 मतलब क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है? हमने बात किया था कि 1 मंथ फ्यूचर होता है और 3 मंथ फ्यूचर होता है। हमने ये भी बात किया था कि 1 मंथ फ्यूचर किसके बेसिस पे होते हैं? सिंपल एवरेज सॉफर, राइट? और 3 मंथ फ्यूचर किसके बेसिस पे होते हैं? कंपाउंड एवरेज। ये सब डिस्कशन किया था कि नहीं किया था ना? 1 मंथ सॉफर आर बेस्ड ऑन सिंपल एवरेज एंड 3 मंथ सॉफर आर बेस्ड ऑन कंपाउंड एवरेज। तो नाउ इन्होंने क्या कर रखा है बता रहा हूं, एक सिंपल अप्रोच यूज किया हुआ है।
मैंने उसका एक सिंपल सा एग्जांपल बनाया है, ऑल्दो मुझे बनाने का जरूरत नहीं था, बिकॉज जैसे मैंने बोला सीएमई पब्लिश करता है इसको, बट जस्ट आपको और क्लैरिटी आए, कॉन्फिडेंस आए, इसलिए मैंने बना दिया। इमेजिन करो मेरे पास अगले फॉर एग्जांपल 10 मंथ का फ्यूचर प्राइसेस अवेलेबल है, मंथली सॉफर फ्यूचर प्राइसेस अवेलेबल है, अप्रैल सॉफर का प्राइस, मई सॉफर का प्राइस, जून का प्राइस, जुलाई का प्राइस, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। सीएमए ने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स यूज किए? 13। मैंने यहाँ पे 10 लिया एग्जांपल दिखाने के लिए। अब आप इमेजिन करो आप 19th ऑफ अप्रैल को खड़े हो, 19th ऑफ अप्रैल को, तो मुझे बताओ लास्ट 18 दिन तो आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, तो लास्ट 18 दिन का आपके पास का ओवरनाइट सॉफर रेट होगा, लास्ट 18 डेज का क्या आपके पास ओवरनाइट सॉफर रेट होगा? द आंसर इज यस, बिकॉज 18 दिन तो बीत चुके हैं। आप 19th ऑफ अप्रैल को खड़े हो, आपका एक अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है सॉफर फ्यूचर, उसका प्राइस चल रहा है 99.705। दिस इज योर एक्चुअल प्राइस, दिस इज योर एक्चुअल प्राइस, राइट। 19th ऑफ अप्रैल को क्या 18 दिन का ओवरनाइट सॉफर रेट्स अवेलेबल होगा कि नहीं होगा? यस और नो? ऑलरेडी अवेलेबल होगा, बिकॉज वो रेट्स तो ऑब्जर्व्ड है, तो वो रेट्स मैंने यूज कर लिए। नाउ व्हाट आई विल डू इज फ्रॉम 19th ऑफ अप्रैल आई विल एज्यूम माय रेट टू बी सेम एज द प्रीवियस डेज रेट। सेम एज्यूम करना है, बिकॉज रेट्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते, दिस इज द प्रीमाइसिस ऑफ सीएमई। हाँ, बट रेट चेंज कब होंगे? जब एफओएमसी मीटिंग होगा, जब फेड का मीटिंग होगा, तब फेड के मीटिंग के बाद रेट में या तो हाइक आएगा या रेट ड्रॉप करेगा, राइट। तो सपोज 21 अप्रैल को फेड का मीटिंग हुआ, 21 अप्रैल को फेड का मीटिंग हुआ, तो उसमें रेट हाइक होगा या रेट ड्रॉप होगा? मैंने एज्यूम किया है, मन से एक वैल्यू एज्यूम किया कि रेट ड्रॉप होगा, कितना? -0.02%। तो उसके अगले दिन से क्या आपका रेट चेंज होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों रेट्स को देखोगे तो आपका रेट चेंज हो जाएगा। सिंपल भाषा में दिखा रहा हूं, दिस प्लस दिस, ये रेट आपका चेंज होगा। क्यों? बिकॉज फेड मीटिंग हुई है, फेड मीटिंग अगर हुई है तो उसके बाद रेट हाइक होता है या ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप एज्यूम किया, ये मैंने एज्यूम किया, अभी तक मेरे पास ये वैल्यू है नहीं, मैंने एज्यूम कर लिया, तो मेरा रेट क्या हो गया? 0.29% से 0.27% हो गया। फिर वापस से आपका रेट क्या रहेगा? 0.27% रहेगा। सपोज 21 अप्रैल के बाद वापस से 26 अप्रैल को फेड मीटिंग हुई, वापस से 26 अप्रैल को फेड मीटिंग हुई, तो उसका इंपैक्ट कब आएगा? फेड मीटिंग हुई तो आपका नेक्स्ट डे वापस से रेट चेंज होगा, कितना? दिस प्लस दिस। तो फेड का एक मीटिंग कैलेंडर ऑलरेडी अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 21 अप्रैल को फेड का मीटिंग हुआ है, तो 21 अप्रैल को आपका रेट हाइक होगा या ड्रॉप होगा, 22 अप्रैल में उसका इंपैक्ट आएगा। अगर 26 अप्रैल को फेड का मीटिंग हुआ है तो उसमें रेट हाइक होगा या ड्रॉप होगा, एंड नेक्स्ट डे उसमें रेट में इंपैक्ट आएगा, बाकी दिन रेट सेम रहेगा। ठीक है, कुछ सीड वैल्यूज मैंने एज्यूम कर लिया, कितना रेट हाइक होगा या कितना रेट ड्रॉप होगा आफ्टर द एफओएमसी मीटिंग, फेड मीटिंग। अब मेरे पास हर एक दिन का ओवरनाइट रेट आ गया। क्या मैं महीने का सॉफर निकाल सकता हूं? यस, बाय डूइंग अ सिंपल एवरेज। तो मैंने यहाँ पे वेट्स दे दिए, 3 का या 1 का वेट दे दिया, डिपेंडिंग ऑन फ्राइडे है या नॉर्मल वर्किंग डे है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वेट्स दे दिए। अब वेट्स दे दिए तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मेरा वेटेड सम ऑफ रेट्स आ गया। वेटेड सम ऑफ रेट्स, एवरेज सॉफर कैसे निकलेगा? ये जो वेटेड सम आया, मतलब दिस इनटू दिस करा और उसके बाद डिवाइड बाय 30, तो मेरा एवरेज सॉफर आ गया। एवरेज सॉफर अगर आ जाएगा तो क्या आप सॉफर का प्राइस निकाल सकते हैं? यस, सॉफर का प्राइस इज सिंपली 1 माइनस दिस। ठीक है, 1 माइनस दिस, कैन यू सी? तो मेरा सॉफर का इंप्लाइड प्राइस आ गया कितना? 99.71। सॉफर का एक्चुअल प्राइस था कितना? 99.705। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे एरर टर्म निकालना है बिटवीन दीज टू, दिस एंड दिस। मुझे इस तरीके से ये फेड की मीटिंग के बाद हाइक और ड्रॉप को कैलकुलेट करना है, सच दैट द सॉफर इंप्लाइड प्राइस इज इक्वल टू द सॉफर एक्चुअल प्राइस। ठीक है, वो अगर मैं करूंगा तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली मैंने ये प्रोजेक्ट कर लिया
कि फेड की मीटिंग क्या होने वाली है, बिकॉज प्राइस में, दाम में सब घुसा होता है। जो लोगों का एक्सपेक्टेशन है ना कि फेड ये करेगा, वो ऑलरेडी दाम में घुसा होता है। हम उसी एक्सपेक्टेशन को रिवर्स इंजीनियरिंग करके निकाल रहे हैं, राइट? बिकॉज ये एक्सपेक्टेशन के कारण ही तो आपका रेट चेंज होगा। तो आई हैव टू फाइंड आउट दिस एंड आई हैव टू फाइंड आउट दिस। मुझे इस तरीके से ये कैलकुलेट करना है सच दैट, सपोज अभी मैं ले लेता हूं यहाँ पे -0.05, मन से कुछ वैल्यू ले लिया, ठीक है? तो ये 99.72 आ रहा है और ये 99.705 आ रहा है। मुझे इस तरीके से इसको चेंज करना है और इसको चेंज करना है such that the SOFR implied price is equal to the SOFR actual price. This is for अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर सपोज मैं 19 अप्रैल को खड़ा हूं तो मई का कॉन्ट्रैक्ट तो एक भी दिन हुआ नहीं है उसमें, मई में तो एक भी दिन नहीं हुआ ना, तो आप मई का चालू करोगे 0.23% से। मई में सपोज एक ही दिन मीटिंग है, तो जिस दिन मीटिंग है उस दिन आप देखोगे कि आपका रेट हाइक होगा या ड्रॉप होगा, और नेक्स्ट डे में उस हाइक या ड्रॉप को इनकॉर्पोरेट करोगे। टेक सम सीड वैल्यूज। ऐसा आपको 13 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए करना है, 13 SR1 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए करना है। ऐसा आपको सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए करना है। मैंने अप्रैल का क्यों दिखाया, बिकॉज अप्रैल में ऑलरेडी दिन बीत गए हैं, तो दिन बीत गए हैं उसका तो आपको एक्चुअल रेट यूज करना है। बट अगर मैं 19 अप्रैल को खड़ा हूं और मई का बात कर रहा हूं तो कुछ दिन बीते नहीं है, तो आपको मई का स्टार्टिंग से लेना है, फ्रॉम 1 मई 0.23% से स्टार्ट करोगे। ऐसे ही आप मई का निकालोगे सॉफर इंप्लाइड प्राइस और मई का एक्चुअल प्राइस आप लेके चलोगे, राइट? एक डिफरेंस निकालोगे। ऐसे 13 कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस निकाल लो, 13 कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस, और हर एक कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंस को वेट दे दो 1/13 का। कितना? 1/13 का इक्वल वेट देना है सारे के सारे डिफरेंस को। इनफैक्ट डिफरेंस नहीं, डिफरेंस का स्क्वायर निकालेंगे, राइट? बिकॉज डिफरेंस ज्यादा हो या कम हो, दोनों से मुझे प्रॉब्लम है, तो डिफरेंस का स्क्वायर निकालेंगे। एंड अल्टीमेटली वो जो 13 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन सबका जो एरर स्क्वायर आएगा एंड उसको वेट देंगे 1/13 का, देन उसको ऐड करेंगे, एंड देन वी सॉल्व ऑल दीज रेट हाइक्स और ड्रॉप such that the overall sum of squared errors is minimized. This is the premises behind this calculation, right? This is what CME is doing. But यहां पर एक और कैच है। कैच क्या है? CME बोलता है कि जो हाइक है ना, हम बहुत बड़े बड़े जंप्स को नहीं लेना चाहते। We want smooth changes in rates. तो आप एक एक्स्ट्रा पैरामीटर लेके चलोगे which is lambda. लैम्डा को आप मल्टीप्लाई करोगे इन रेट हाइक और ड्रॉप्स के साथ, एंड देन आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा? एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका बनेगा एक्चुअल प्राइस माइनस इंप्लाइड प्राइस का स्क्वायर, वो आपका एरर टर्म हो गया। एक्चुअल प्राइस माइनस इंप्लाइड प्राइस का स्क्वायर प्लस यू टेक सम लैम्डा इनटू सम ऑफ दीज रेट हाइक्स और ड्रॉप्स जो फेड मीटिंग के बाद होंगे। शुरू में मैंने एक सीड वैल्यू लिया था, बट बाद में आपको यही तो सॉल्व करना है। तो आप लैम्डा इंटू दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर करोगे। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब है, और लैम्डा यहाँ पे क्या है? एक पेनल्टी फंक्शन है। तो आप बड़े बड़े जंप्स को क्या कर रहे हो? पिनलाइज कर रहे हो। मतलब मुझे इस चीज को मिनिमाइज करना है, एरर को। मैं अगर समथिंग लैम्डा इंटू दिस करूंगा, इमेजिन करो आप इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज कर रहे हो, तो ये आपका कम होगा। लैम्डा तो आप घर से लेके जा रहे हो, एक पेनल्टी फंक्शन, तो ऑटोमेटिकली जब आप मिनिमाइज करोगे तो वो इस टर्म को क्या करेगा? मिनिमाइज करेगा। इस टर्म को मिनिमाइज करने का मतलब बड़े बड़े जंप्स हमें नहीं चाहिए, राइट? बड़े बड़े हाइक्स या बड़े बड़े ड्रॉप्स हमें नहीं चाहिए। वी वांट अ स्मूथ ट्रांजिशन। तो उसके लिए आप एक लैम्डा यूज कर सकते हो, अ हायर वैल्यू ऑफ लैम्डा। अगर लैम्डा हायर होगा तो आपको इस पूरे टर्म को मिनिमाइज करना है। इस पूरे टर्म को मिनिमाइज करने के लिए आप इसको मिनिमाइज करोगे और आप इसको मिनिमाइज करोगे। इसको मिनिमाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो हाइक्स और ड्रॉप्स है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो दिस इज टू एंश्योर कि हम लोग बड़े बड़े हाइक्स या ड्रॉप्स को ना लेके चले। इज दैट क्लियर? क्लियर है ये? फिर आप इसको सॉल्वर में सॉल्व कर लो। बट आपको ये सारे 13 कॉन्ट्रैक्ट्स और सारे 5 कॉन्ट्रैक्ट्स क्वार्टरली कंबाइन करके चलने हैं। तो अगर मैं 13 मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स लूंगा, 5 क्वार्टरली लूंगा, तो मैं वेट 1/18 दूंगा सबको। सारे एरर स्क्वायर को वेट कितना दूंगा? 1/18 का, राइट? सो प्लीज सी ओवर हियर, यहां पे ये दिया हुआ है, आप देख रहे हैं रेट कैसे मूव कर रहा है। दिस इज द एवरेज पाथ ऑफ इंटरेस्ट रेट। क्या लिखा हुआ है? एज्यूम्स कांस्टेंट बिटवीन एफओएमसी मीटिंग डेट। बाकी डेट्स पे कांस्टेंट है, हाँ,
मीटिंग के बाद इंपैक्ट आएगा हाइक या ड्रॉप का। कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है एक्चुअल प्राइस और एक दिया हुआ है इंप्लाइड प्राइस, और यहाँ पे वेट दिया हुआ है, वेट, ठीक है, मंथली के लिए और फिर क्वार्टरली के लिए। और आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लैम्डा इनटू दिस थीटा। ये थीटा क्या है कि कितना हाई क्या ड्रॉप होगा, एफओएमसी का इंपैक्ट इज थीटा, राइट, और लैम्डा इज योर पेनल्टी। तो नीचे में प्रीमाइसिस पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है प्रीमाइसिस में, the first term of the optimization function is the weighted average squared error between implied values and observed prices of 13 SR1 and 5 SR3 contracts. The algorithm is trying to minimize the root mean squared error of the deviations. सबको इक्वल वेट दे रहे हैं कितना, 0.056। एक बार 1/18 करो प्लीज, 1/18, 1/18 कितना आता है, 0.056 वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज 13 SR1 है एंड 5 SR3 है। पॉलिसी ग्रेजुअलिज्म, इसमें क्या बोला है, द सेकंड टर्म ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन इज अ पेनल्टी फंक्शन विच विल इंपोज पनिशमेंट ऑन लार्ज जंप साइज। हमें ग्रेजुअल जंप चाहिए, हमें लार्ज जंप नहीं चाहिए, एक्सट्रीम जंप्स नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, सपोज 2 और more FOMC meeting occurred during the lifespan of a single SR3 contract with a big jump. Suppose आपकी 2 मीटिंग हुई, एक मीटिंग में बहुत बड़ा जंप हुआ, एक मीटिंग में कुछ हुआ ही नहीं, तो हमारा मॉडल ये प्रेफर नहीं करेगा एक मीटिंग में बहुत बड़ा जंप हो और एक मीटिंग में कुछ हो ही ना। उसके जगह हम लोग लैम्डा यूज करेंगे, वो लैम्डा इंश्योर करेगा कि दोनों में कुछ कुछ ग्रेजुअल जंप हुआ है, राइट। सो in this case the penalty function will select the equal jump pattern to minimize the absolute value of largest individual jump size such that the path for overnight software rates will be smoother. तो आपको बड़े बड़े जंप्स नहीं मिलेंगे, आपको लैम्डा के कारण छोटे छोटे मूव्स मिलेंगे। एंड आप मेरा प्लॉट देख सकते हैं, एक स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है एंड यहां पर भी एक स्मूथ प्लॉट है, राइट। दिस इज व्हाट सीएमई इज यूजिंग फॉर फाइंडिंग आउट द टर्म्स ऑफर रेट्स। तो ये टर्म्स ऑफर आपका एक तरह से क्या कर रहा है, रेट्स को प्रोजेक्ट कर रहा है, ना कि पास्ट को देख के एडवांस में कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट क्लास में, जो मेरा लास्ट क्लास है, मैं लिबर कंडक्ट आपको बढ़ाऊंगा। लिबर कंडक्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें बैंक्स को अपना कंडक्ट मेंटेन करना है, उनको अपना कंडक्ट रिस्क डाउन करना है। यू हैव टू मेंटेन प्रॉपर कंडक्ट, आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है कि आप कैसे कैसे ट्रांजिट करेंगे। तो वो कंडक्ट रिस्क के ऊपर मेरा लास्ट सेशन होगा, बट अल्टीमेटली जो कंसेप्चुअल सेशंस थे वो हमारे सारे लिबर के कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट सेशन जो होगा वो थ्योरेटिकल सेशन होने वाला है, उसमें कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। वी विल कनेक्ट फॉर द लास्ट सेशन आई थिंक ऑन डे आफ्टर टुमारो, एंड उसके बाद हमारा लिबर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। मैं ये एक्सेल शीट और नोट्स शेयर कर रहा हूँ। गुड बाय।